रूबी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश है। पढ़ाई पूरा होते होते उसकी शादी हो गई। जैसे पति की उसने कल्पना की, नितिन ठीक वैसा ही निकला। दिखने में आकर्षक कहना ठीक होगा। वैसे रूबी के मुकाबले नितिन 19 ही था, किंतु वह जानती थी कि लड़कों की सूरत से ज़्यादा सीरत परखना आवश्यक होता है। आखिर ताउम्र का साथ है। रूबी ने अपनी पूरी होशियारी दर्शाते हुए नितिन का चयन किया। रूबी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए रिश्तों की कमी न थी। कई परिवार के जरिए आए तो कई मजनू जिंदगी में वैसे भी टकराए, किंतु वह अपना जीवन साथी उसी को चुनेगी जो उसके मापदंडों पर खरा उतरेगा। नितिन अपनी शराफत, प्यार करने की काबिलियत और सच्चाई के कारण अव्वल आया। 2 वर्ष पूर्व जब नितिन एक कजिन की शादी में उससे टकराया तो उसे पहली नज़र में वह एक शांत, सुशील और विनम्र लड़का लगा। फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते ही कितने अच्छे और मिठास भरे मैसेज भेजकर नितिन ने रूबी का मन पिघला दिया और उसने इस रिश्ते के लिए जल्दी ही हामी भर दी। चट मंगनी पट ब्याह कर रूबी नितिन के घर आ गई। तब से लेकर आज तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डुबकियां लगाते आए हैं। प्रेम का सागर होता ही इतना मीठा है कि चाहे जितनी बार गोते लगा लो, यह प्यास नहीं बुझती। शादी के पश्चात कई महीनों तक दोनों इसी प्यार की लहरों में डूबा उभरा करते, एक दूसरे की आगोश में खोई जिंदगी के हसीन पलों का आनंद लेते। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए दोनों ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की पटरी पर दौड़ने के लायक बना लिया। नितिन एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पदासीन रूबी की हर चाह को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर दिया करता। रूबी पूरे आनंद के साथ घर संभालने लगी। विवाहित जीवन सुखमय था। इससे ज़्यादा की कामना भी नहीं थी रूबी को। इस शनिवार को हमारी कंपनी ने फैमिली डे का आयोजन रखा है। मेरी कंपनी हर साल यह आयोजन करती है जिसमें सभी अपने परिवारों के साथ आते हैं। खूब धूम मचती है। तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं। खाना पीना, नाचना गाना, सब एक दूसरे की परिवार के सदस्यों से भी मिल लेते हैं। पिछली बार तुम अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए अब की बार तुम पहले पहल सबसे मिलोगी। अच्छा, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। इसी बहाने मैं तुम्हारी कंपनी के व उनके परिवारों से मिलूंगी। नितिन की बात सुनकर रूबी भी खुश हो गई। रूबी को लेकर जैसे ही नितिन पार्टी में दाखिल हुआ, सब निगाहें उसकी ओर उठ गई। जोड़ी वाकई काबिले तारीफ लग रही थी। फैमिली डे पर कहीं कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कंपनी के मैनेजमेंट, वैसे ही कंपनी के कर्मचारी और उसी तरह कंपनी के वर्कर्स के साथ भी बर्ताव किया जा रहा था। सभी अपने अपने परिवारों के साथ घुल मिल रहे थे। कुछ ही देर में नाच गाना शुरू हुआ। कंपनी में काम करने वाले कुछ वर्कर्स आए और नितिन को कंधे पर उठाकर डांस फ्लोर की ओर ले गए। यह दृश्य देखकर रूबी का मन बाग बाग हो गया। अपने पति के प्रति उसके मातहतों का इतना प्यार देखकर उसे आज नितिन पर नाज हो उठा। आज फैमिली डे में आकर रूबी को ज्ञात हुआ कि नितिन अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण अपनी कंपनी में कितना चहेता है। तभी एक हैंडसम नवयुवक रूबी के पास की कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, हाय, मेरा नाम आशीष है। मैं नितिन का दोस्त हूँ। आपकी शादी में भी आया था, पर इतने लोगों के बीच शायद मुलाकात याद नहीं रही हो। रूबी उस मुलाकात को कैसे भूल सकती थी भला। उसे अपनी यादों का वो मंजर याद आया जब नितिन के सभी दोस्त स्टेज पर आकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तब सभी मित्र दुल्हा दुल्हन बने नितिन और रूबी को घेर कर आगे पीछे खड़े होने लगे। इतने में आशीष हंसकर रूबी के पास आ गया। हम तो अपनी दुल्हनिया के पास बैठेंगे, और उसी के सोफे पर उससे चिपक कर बैठ गया। अपनी बाह रूबी के गले में डालते हुए उसने फोटोग्राफर से कहा था, अब खींच ले भाई हमारी फ़ोटो। रूबी को आशीष का नाम तब ज्ञात नहीं था, किंतु उसे उसकी दिलेरी बहुत भा गई। वो स्वयं भी एक बिंदास लड़की होने के कारण आशीष द्वारा भरी सभा में खुलेआम की गई ये हरकत उसे आकर्षित कर गई। नितिन बेहद नियमानुसार चलने वाला लड़का था। हर बात घरवालों के कहे अनुसार करना,
हर निर्णय लेने से पहले बड़ों से पूछना, छोटे से छोटे कानून का पालन करना। उसके साथ रहने पर रूबी भी एक सीधी सादी लड़की की भांति रहने लगी, क्योंकि आखिर ये एक अरेंज मैरिज थी और वो चाहती थी कि नितिन आराम से उससे प्रभावित हो जाए। आज रूबी ने आशीष को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, किंतु जब वो सामने आया तो वह अनजान बनी रही। ठीक कह रहे हैं आप, शादी के समय जितने लोगों से मिलना जुलना होता है वह कहाँ याद रह पाता है। जी नहीं, मैं तो ऑपरेशंस में हूँ। देखा आपने, नितिन को वर्कर्स कितना पसंद करते हैं, बहुत सीधा है, सबसे घुल मिल जाता है। जी। रूबी के चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। डांस करना पसंद करेंगी? कहते हुए आशीष ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया। रूबी आगे कुछ सोच पाती उससे पहले आशीष बोला, नितिन बुरा नहीं मानेगा, उसे वर्कर्स के साथ डांस करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज आशीष ने पुनः रूबी के समक्ष अपनी अपरंपरागत सोच दर्शाई। कुछ ना कहते हुए रूबी आशीष के साथ डांस फ्लोर पर उतर गई। नाचते नाचते आशीष कहने लगा, कहाँ आप इतनी स्मार्ट और आकर्षक और कहाँ नितिन। मेरा मतलब है आपकी स्मार्टनेस के आगे नितिन थोड़ा भोंदू ही लगता है। रूबी के अचकचा कर देखने पर आशीष ने आगे कहा, बुरा मत मानिएगा, मेरा दोस्त है इसलिए कह सकता हूँ। नितिन के आने पर आशीष बोला, हूर के साथ लंगूर कैसे? पर उत्तर में नितिन केवल हंसता रहा। फिर सारी पार्टी में आशीष रूबी के आसपास ही घूमता रहा। कभी उसके लिए रसमलाई लाता तो कभी कोक का ग्लास। उसकी उपस्थिति में आशीष नितिन की हंसी भी उड़ाता रहा और नितिन सब कुछ सुनकर हंसता रहा। यह आशीष कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने डिपार्टमेंट का हीरो है। नितिन ने आशीष की प्रशंसा के पुल बांधे। ठीक कह रहा था वह, नितिन वाकई भोंदू है, जो यह नहीं समझता कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। रूबी सोच में पड़ गई। रूबी आशीष की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भली प्रकार समझ रही थी। आशीष की ये हरकतें रूबी को बुरी नहीं लगी, अपितु मन के किसी कोने में पुलकित कर गई। उसी हफ्ते एक दोपहरी रूबी को एक फ़ोन आया। सरप्राइज़ कर दिया ना तुम्हें? देखा कितना स्मार्ट हूँ मैं, तुम्हारा नंबर निकाल लिया। दूसरी ओर से आशीष की विजयी से ओत-प्रोत हंसी की आवाज़ आई, परंतु रूबी इतनी जल्दी प्रभावित होने वाली कहाँ थी। अपने पीछे मजनुओं की पंक्तियों की उसे आदत थी। कभी कभी ज़्यादा स्मार्टनेस भारी पड़ जाती है जनाब। आप नाम तो बताइए। रूबी ने पलटवार किया। सेव कर लो ये नंबर, आशीष बोला। आशीष बोल रहा हूँ मैडम, मैंने तुम दोनों को अपने घर लंच पर बुलाने के लिए फ़ोन किया है। नितिन को मैं ऑफिस में ही न्योता दे चुका हूँ, पर तुम्हें भी निजी तौर पर आमंत्रित करना चाहता था, इसलिए फ़ोन किया। उसने अपनी बात पूरी की। शाम को जब नितिन घर लौटा तो रूबी ने आशीष की फ़ोन की बात बताई। हाँ पता है, मुझसे ही तुम्हारा नंबर लिया था उसने। नितिन ने लापरवाही से कहा, मेरा नंबर देने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें बुलाया मुझे बुलाया एक ही बात है। रूबी इस सिलसिले में नितिन की मानसिकता टटोलना चाहती थी। क्या फ़र्क पड़ता है, उसका मन था तुमसे बात करने का, नितिन सरलता से कह गया। इस रविवार दोपहर का लंच हम आशीष के साथ करेंगे, बहुत दूर नहीं है उसका घर। रविवार को रूबी ने फूलों की प्रिंट वाली ड्रेस के साथ हाई हील्स पहनी और अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध लिया। इस वेशभूषा में वो अपनी साड़ी वाली छवि से बिल्कुल उलट लग रही थी। इस नए अवतार में आशीष ने उसे देखा तो वह पूरे जोर शोर से रूबी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे लगने लगा मानो रूबी उससे अपने व्यक्तित्व का हर रंग दिखाना चाहती है। मैं तो तुम्हें भारतीय नारी समझा था, पर तुम तो दो धारी तलवार निकली। बेचारा नितिन, उसके पास तो ऐसी तलवार के लायक कमान भी नहीं है। धीरे से रूबी के कानों में फुसफुसा कर कहता हुआ आशीष साइड से निकल गया। मन ही मन रूबी हर्षाने लगी। शादीशुदा होने के उपरांत भी उसमें आशिक बनाने की कला जीवित थी, यह जानकर वह संतुष्ट हुई। उस पर ऐसा भी नहीं था कि आशीष नितिन की आंख बचाकर यह सब कह रहा था। उस दिन आशीष नितिन के सामने भी कई बार रूबी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहा और नितिन हंसता रहा।
घर लौटते समय रूबी ने नितिन से आशीष की शिकायत की। देखा तुमने, आशीष कैसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहा। वह नहीं चाहती थी कि नितिन के मन में उसके प्रति कोई गलतफहमी हो जाए। रूबी की बात को नितिन ने यह कहकर टाल दिया, आशीष तो है ही मनमौजी किस्म का लड़का, और फिर तुम उसकी भाभी लगती हो। देवर भाभी में तो हंसी मजाक चलता रहता है, पर तुम उसे गलत मत समझना। वह दिल का बहुत साफ और नेक लड़का है। अगले हफ्ते नितिन कंपनी के काम से दूसरे शहर टूर पर गया। हर रोज की तरह रूबी दोपहर में कुछ देर सुस्ता रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। किसी कुरियर बॉय की अपेक्षा करती रूबी ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने आशीष को खड़ा देखकर वह हतप्रभ रह गई। तुम इस वक्त यहाँ? लेकिन नितिन तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मुझे पता है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? आशीष की साफ गोई पर रूबी मन ही मन मोहित हो उठी। ऊपर से चेहरे पर तटस्थ भाव लिए उसने आशीष को अंदर आने का इशारा किया और स्वयं सोफे पर बैठ गई। आशीष ठीक उसके सामने बैठ गया। अरे यार, तुम्हारे यहाँ घर आए मेहमान को चाय कॉफ़ी पूछने का रिवाज नहीं है क्या? मैंने सोचा ऑफिस के टाइम पर यहाँ आए हो तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। पहले वही सुन लो, रूबी ने अपनी बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। आशीष के साथ रूबी का बातों पे नहले पर दहला मारना दोनों को पसंद आने लगा। आंखों ही आंखों के इशारे और जुबानी जुगलबाजी उनकी छेड़खानी में नए रंग भरते। खास बात नहीं, खास तो तुम हो। सोचा नितिन तो यहाँ है नहीं, तुम्हारा हालचाल पूछता चलूँ। आशीष के चेहरे पर लंपटपने के भाव उभरने लगे। मैं अपने घर में हूँ, मुझे भला किस बात की परेशानी? रूबी ने दो टूक बात की। वो देखना चाह रही थी कि आशीष कहाँ तक जाता है। रूबी, तुम शायद मुझे गलत समझती हो, इसीलिए मुझसे यूँ कटी कटी रहती हो। क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? संभवत आशीष को अपने सुंदर रूप का आभास भली प्रकार था। ऐसी कोई बात नहीं। असल में आशीष, तुम नितिन की दोस्त हो, मेरे नहीं। यह कैसी बात कह दी तुमने? दोस्ती करने में कितनी देर लगती है, फ्रेंड्स? कहते हुए आशीष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो प्रति उत्तर में रूबी ने अदा से अपना हाथ आशीष के हाथ में दे दिया। ये हुई ना बात, कह आशीष पुलकित हो उठा। फिर कॉफ़ी पीकर कुछ देर बैठकर आशीष लौट गया। आज पहली मुलाकात में इतना पर्याप्त था। दोनों ने अपने मन में यही सोचा। आशीष को आगे बढ़ने में कोई संकोच नहीं था, किंतु वो रूबी के दिल के अंदर की बात नहीं जानता था। इतनी जल्दी वो कोई खतरा उठाने के मूड में नहीं था। कहीं रूबी उस पर कोई आरोप लगा दे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। उधर रूबी विवाहित होने के कारण हर कदम फूक फूक कर रखने के पक्ष में थी। वैसे भी आशीष नितिन का मित्र है, उसकी अनुपस्थिति में आया है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे नितिन ने ही भेजा हो। रूबी के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। दुर्घटना से देर भली, नितिन के लौटने पर रूबी ने उसे आशीष के आने की बात स्वयं ही बता दी। नितिन को जरा सा अटपटा लगा। अच्छा, मेरी गैर हाजिरी पर क्यों आया? उसकी प्रतिक्रिया में रूबी आश्वस्त हो गई कि आशीष के आने में नितिन का कोई हाथ नहीं। फिर उसने स्वयं ही बात संभाल ली। मैं खुश हुई आशीष के आने से कम तुम्हारे यहाँ ना होने पर इस नए शहर में मेरी खैर खबर लेने वाला कोई तो हो। रूबी की बात से नितिन शांत हो गया। आशीष सच में तुम्हारा एक अच्छा मित्र है। रूबी ने बात की इत्ती कर दी। अब रूबी के फ़ोन पर आशीष की कॉल अक्सर आने लगी। सावधानी बरतते हुए उसने नंबर याद कर लिया और अपने फ़ोन में सेव नहीं किया। ऐसे में कभी उसका फ़ोन नितिन के हाथ लग भी जाए तो बात खुलने का कोई डर नहीं, किंतु ऐसे संबंध मन की चपलता को जितनी हवा देते हैं, मन के अंदर छुपी शांति को उतना ही छेड़ बैठते हैं। एक दिन नितिन के फ़ोन पर आशीष का कॉल आया। नितिन बाथरूम में था। रूबी ने देखा कि आशीष का कॉल है तो उसका दिल फ़ोन उठाने का कर गया। नितिन, तुम्हारे लिए आशीष का कॉल है, कहो तो उठा लूँ? रूबी ने बाथरूम के बाहर से पुकारा। रहने दो, मैं बाहर आकर कर लूँगा। नितिन से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी रूबी को। दिल के हाथों मजबूर उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, बड़े नज़ाकत भरे अंदाज में उसने कहा तो आशीष भी मचल उठा। पता होता कि फ़ोन पर आपकी मधुर आवाज़ सुनने को मिल जाएगी तो ज़रा तैयार होकर बैठता।
आशीष ने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। रूबी मुस्कुरा उठी। वो कुछ कहती उससे पहले नितिन पीछे से आ गया। किससे बात कर रही हो? बताया तो था कि आशीष का कॉल है। मैंने तुम्हें फ़ोन उठाने के लिए मना किया था ना। मैं बाद में कॉल कर लेता। खैर अब लाओ मुझे दो फ़ोन। नितिन के तलखी भरी स्वर ने रूबी को डगमगा दिया। उसने सोचा नहीं था कि नितिन उससे इस सुर में बात करेगा। क्या नितिन को आशीष और मुझ पर शंका होने लगी है? क्या नितिन ने भी कभी आशीष का कोई मैसेज पढ़ लिया मेरे फ़ोन पर मैं तो सभी डिलीट कर देती हूँ। कहीं गलती से कोई छूट तो नहीं गया? रूबी के मन में अनगिनत ख्याल कौंधने लगे। आशीष से रंगरेलिया में रूबी को जितना आनंद आने लगा, उतना ही नितिन के सामने आने पर बात बिगड़ जाने का डर सताने लगा। जैसे उस दिन जब रूबी और आशीष एक कैफ़े में मिले थे, तब कैसे रूबी ने आशीष को एक भी पिक नहीं खींचने दी थी। ये चोरी पकड़े जाने का डर नहीं था तो और क्या था। अगले दिन आशीष की जिद पर रूबी फिर उससे मिलने चल दी। सोचा आज आशीष से मिलना भी हो जाएगा और रिटेल थेरेपी का आनंद भी ले लूँगी। तैयार होकर रूबी शहर के चुनिंदा मॉल पहुंची। जब तक आशीष पहुंचता उसने थोड़ी विंडो शॉपिंग करनी शुरू की कि किसी ने उसका बायां कंधा थपथपाया। पीछे मुड़ी तो कनक को सामने दिख जड़ हो गई। अरे क्या हुआ, पहचानना भी भूल गई क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए शादी के बाद कि अपनी प्यारी सहेली को ही भुला बैठे। कनक बोल उठी। वह वहाँ खड़ी खिलखिलाने लगी, लेकिन रूबी उसे अचानक सामने पा थोड़ी हतप्रभ रह गई। फिर दोनों बचपन की पक्की सहेलियाँ गले मिली और एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर गप्पे मारने लगी। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के थोड़े बहुत किस्से सुनाकर रूबी कनक से उसका हाल चाल पूछने लगी। क्या बताऊँ रूबी, अभय मेरी ज़िंदगी में क्या आया बाहर आ गई। उस जैसा जीवन साथी शायद ही किसी को मिले। मेरी इतनी प्रशंसा करता है, हर समय साथ रहना चाहता है। आज भी मुझे लेने आने वाला है, तू भी मिल लेना, कनक ने बताया। नहीं नहीं, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे निकलना होगा। रूबी अभय की शक्ल नहीं दिखना चाहती थी। वह तुरंत वहाँ से घर के लिए निकल गई। रास्ते में आशीष को फ़ोन करके अचानक तबीयत बिगड़ जाने का बहाना बना दिया। रास्ते भर रूबी विगत की गलियों से गुजरते हुए अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच गई, जब बहनों से भी सगी सखियों कनक और रूबी के सामने अभय एक छैल छबीली लड़की के रूप में आया था। ऊंची कद काठी, एथलेटिक बॉडी, बास्केटबॉल चैंपियन और पूरे कॉलेज का दिल मोह लेने वाला। रूबी की दोस्ती जल्दी ही अभय से हो गई, क्योंकि रूबी को स्वयं भी बास्केटबॉल में रुचि थी। वह अभय से बास्केटबॉल खेलने की पैंतरिंग सीखने लगी। फिर कनक के कहने पर निकट आते वैलेंटाइंस डे पर रूबी ने अभय से अपने दिल की बात कहने की ठानी। किंतु वैलेंटाइंस डे से पहले रोज डे पर अभय ने कनक को लाल गुलाब देकर अचानक प्रपोज कर दिया। रूबी के साथ साथ कनक भी हक्की बक्की रह गई, कुछ कहते ना बना। बाद में अकेले में रूबी ने अपने दिल को समझा लिया कि अभय की तरफ से कभी कोई संदेश नहीं आया था और ना ही उसने कभी उससे कुछ ऐसा कहा था। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, मगर वह जवानी ही क्या जो रास्ता ना भटके। जवानी में हमारे हार्मोन्स हमसे यह सब करवा जाते हैं, जिसको बाद में स्वीकारना तक कठिन हो जाए। युवावस्था ऐसा काल है जिसमें केवल वर्तमान होता है, ना भूत ना भविष्य। आज जो कदम हम उठा रहे हैं उसका कल हमें क्या भुगतान करना पड़ सकता है, यह सोचना जवानी का काम नहीं। कॉलेज के आखिरी साल में एक दिन रूबी अपने हॉस्टल की कमरे से बाहर जा रही थी कि अभय वहाँ आ गया। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रूबी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ? रूबी अचकचा गई। रूबी, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए कुछ पढ़ा है, लेकिन अफसोस तुम मेरी आंखों में झांकने से चूक गई। यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम कनक के बॉयफ्रेंड हो। क्या केवल एक दिन के लिए, आज के लिए क्या तुम यह बात भूल नहीं सकती? क्या मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगता? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बेशक तुम फ़ौरन इस कमरे से चली जाओ। रूबी का दिमाग यह कह रहा था कि यह कनक के साथ धोखा होगा, परंतु उसका मन इस बात से हर्षित होने लगा। जिस अभय को वह मन ही मन चाहती थी, वो भी उसे अपने समीप लाना चाहता है। आखिर दिल दिमाग पर हावी हो गया। उस दिन रूबी और अभय अपनी सीमाएं लांघते हुए एक दूसरे की आगोश में समा गए। जब यह तूफान शांत हुआ तब रूबी का ध्यान कनक की ओर गया।
अपने दिल की बात सुनकर क्षणिक सुख की खातिर रूबी ने अभय के साथ जो किया, उसके कारण अब उसका मन गलानी से भरने लगा। अपनी सबसे प्यारी सखी को धोखा देकर वह बहुत पछताने लगी। उस घटना के पश्चात जब कभी रूबी कनक के सामने आती, उसे धोखा देने का घाव एक बार फिर हरा हो जाता। इसे बचने हेतु रूबी कनक से नजरें चुराती, उससे ना मिलने के बहाने खोजती फिरती। अपने बचपन की सहेली को यूं खो बैठने का दुख रूबी को बहुत सताता, किंतु कनक की आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत अब रूबी खो चुकी थी। यहाँ तक कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के पश्चात उसने माता पिता के सुझाए रिश्ते के लिए फौरन हामी भर दी। रूबी का विवाह हो गया और वह अपनी दुनिया में खो गई। आज कनक को पुनः मिलने के कारण रूबी के सामने सारा अतीत फिर से तनकर खड़ा हो गया। उस समय रूबी किसी से जुड़ी नहीं थी, उसके जीवन में किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। अभय ने भी यही कहकर उसके मन में उठ रहे संदेह को दबा दिया था। तुम किसी प्रकार की गलानी क्यों ओढ़ती हो? आखिर तुम तो किसी से कमिटेड नहीं हो। यदि किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो वह मैं या कनक है। मुझे कोई परेशानी नहीं और कनक को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दूंगा। अभय उसके अंदर चल रहे द्वंद्व को कुचलने में सफल रहा था, परंतु आज स्थिति विलग है। चाहने ना चाहने की ये लकीर चाकू की धार से भी ज़्यादा पैनी होती है। कुछ कट जाने का डर होता है। रूबी वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। कनक उसकी सहेली थी, इसीलिए वो उसे दूरी बना पाई। किंतु यदि नितिन को उस पर शक हो गया या उसे आशीष से उसके चोरी छिपे मिलने जुलने के बारे में पता चल गया, तो क्या वह अपने चंचल मन की खातिर अपनी बसी बसाई गृहस्थी तोड़ सकेगी? क्या वह इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है? घर लौटते हुए रूबी का सिर दर्द से फटने लगा। विचारों के अनगिनत घोड़े उसके दिल दिमाग को रौंदने लगे। घर पहुंचकर रूबी ने माथे पर बाम लगाया और बिस्तर पर ढेर हो गई। शाम घिर आई थी, छुटपुट अंधेरा होने लगा, किंतु रूबी का मन आज घर की बत्तियां जलाने का भी नहीं हुआ। यूं ही बैठे बैठे वह बाहर के वातावरण से मेल खाते अपने हृदय के अंधेरों में भटकने लगी। क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो मैं अपने सुनहरे जीवन में खुद ही आग लगाने का काम कर बैठी। उसका मन दो भागों में बट गया और दोनों ही पलड़े अपनी अपनी ओर झुकने लगे। एक मन कहता कि जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा, इस अध्याय को यही समाप्त करो। दूसरा मन कहता कहीं आशीष ने नितिन को बता दिया तो उसकी गृहस्थी का क्या होगा? क्या जवाब देगी वो नितिन को? सिर पकड़कर बैठी रूबी नितिन के घर लौटने से चेती। क्या हुआ, अंधेरे में क्यों बैठी हूँ? नितिन ने घर में प्रवेश करते ही पूछा। सिर में दर्द है, इसीलिए रोशनी में जाने की इच्छा नहीं की, रूबी ने उदासीन सुर में उत्तर दिया। नितिन ने रूबी के सिर को दबाया, खाना बनाया, फिर उसे दवाई देकर जल्दी सोने भेज दिया। कितनी बड़ी गलती कर बैठी मैं, जो इतना ख्याल रखने वाले पति के होते हुए भी बाहर भटकने लगी। क्या प्यार करने वाले जीवन साथी के बावजूद मुझे बाहर वालों की प्रशंसा की इतनी लालसा है कि उसके बदले में अपना बसा बसाया जीवन बर्बाद कर दूं? अपने पीछे चाहने वालों की कतार की लुलुपता इतनी तीव्र हो गई कि वर्तमान भुला बैठे। ये कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी मैं। रूबी मानो निंद्रा से जाग गई। केवल बंद नैनों में ही नींद नहीं आती। कितनी बार वो जागृत अवस्था को ही शिथिल बनाने की योग्य होती है, किंतु जब जागो तभी सवेरा। रूबी के मन मस्तिष्क में छाया हर धुंधल का साफ रूबी के मन मस्तिष्क में छाया अब हर धुंधल का साफ हो गया। रूबी एक सुखमय विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए अपने मन पर कोई अनावश्यक बोझ नहीं चाहती थी। उसने आशीष से अपने बढ़ रहे संबंधों की इति करने का निश्चय लिया। वैसे भी अभी देर नहीं हुई है। उन दोनों के मध्य कोई ऐसा अध्याय नहीं खुला था जिसकी कीमत उसे अपना कल देकर चुकाने पड़े। अब जब कभी आशीष ने रूबी के घर आना चाहा या फिर उसे बाहर मिलने का न्योता दिया, रूबी ने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। हर बार वो अबाध स्थिति से निकलने में सफल रही, किंतु बार बार ऐसा होने पर आशीष को संदेह होना स्वाभाविक था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? कोई भूल हो गई है क्या मुझसे? उसे रूबी की उपेक्षा खलने लगी। वह रूबी की विमुखता का कारण जानना चाहता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो जानते हो कि मैं एक विवाहित स्त्री हूँ।
घर गृहस्थी के चक्करों में बेहद बिजी रहती हूँ। रूबी गृहस्थ जीवन की व्यस्तता का बहाना देकर बच गई। नितिन के साथ आओ कभी घर पर, या फिर किसी संडे हम दोनों आते हैं तुम्हारे घर। आशीष एक शातिर लड़का था। रूबी के जवाबों और प्रतिक्रियाओं से उसे समझते देर न लगी कि अब इस गली में उसका प्रवेश निषेध है। आखिर नो एंट्री के बोर्ड के आगे वो कितनी देर अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता रहता। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई कहानी में।